हम इंसाफ पे भरोसा क्यों करते हैं? शायद इसलिए क्योंकि हमें लगता है कि सच्चाई आखिर में जीत जाती है। आपको लगता है कि अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो एक सिस्टम है जो आपके लिए लड़ेगा, लेकिन क्या हो अगर वही सिस्टम जो आपको बचाने के लिए बना है आपको धोखा दे दे? क्या हो अगर जिसे आप सच समझ रहे हैं उसके सबूत ही झूठे हो जाएं? आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस की जिसने 11 सालों तक इस देश को उलझाए रखा। एक 7 साल की बच्ची परी चंद्र, एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन जिसे सॉलिड माना गया, और एक ऐसा केस जिसमें अक्यूज्ड को ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। इंसाफ हो चुका था, फैसला हो चुका था, लेकिन 11 साल बाद 10 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की एक बेंच, जिसमें जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता शामिल थे, इन्होंने 86 पेज का एक जजमेंट सुनाया। एक ऐसा जजमेंट जिसने 11 साल के इंसाफ को एक पल में झूठा साबित कर दिया। ये कहानी सिर्फ एक मर्डर की नहीं है, ये कहानी एक परफेक्ट लापरवाही वाली इन्वेस्टिगेशन की है। ये एक केस स्टडी है कि कैसे पब्लिक का प्रेशर, पॉलिटिक्स और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन इंसाफ का मर्डर कर देती है। और सबसे डरावना सवाल, अगर वो लोग कातिल नहीं थे तो परी के असली कातिल कौन है और आज कहाँ है? क्यों नहीं बोलेंगे? किस लिए नहीं बोलेंगे? हमारी बच्ची का रेप कर दिया, उसके हाथ तोड़ दिए, पैर तोड़ दिए, बोलते मत बोलो, क्यों? कहानी शुरू होती है 10 नवंबर 2014 को। जगह शीश महल का रामलीला ग्राउंड, हल्द्वानी। परी चंद, एक 7 साल की छोटी सी बच्ची, अपने परिवार के साथ हल्द्वानी आई थी अपने अंकल की शादी अटेंड करने के लिए। परी के फादर महेश चंद्र, जो इस केस के पहले विटनेस हैं, ये भी इस शादी को अटेंड करने आए थे। वेडिंग वेन्यू में बच्चे खेल रहे थे और बड़े लोग शादी की रस्मों में बिजी थे। सब कुछ नॉर्मल सा था। शाम के करीब 8:15 पर परिवार ने डिसाइड किया कि वेडिंग की एक ग्रुप फोटो लेते हैं। परिवार के सारे लोग इकट्ठा हुए। परी के फादर महेश चंद्र ने परी को आवाज लगाई, लेकिन परी वहां नहीं थी। थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद परिवार वाले पैनिक में आ गए और पता चला कि 30 मिनट पहले 7:45 में परी को आखिरी बार देखा गया। 30 मिनट, सिर्फ 30 मिनट के गैप में एक भीड़ भाड़ वाली शादी से एक 7 साल की छोटी बच्ची यूं ही कैसे गायब हो सकती है? अभी भी परिवार वालों ने सोचा कि परी यहीं कहीं है। उन्होंने पंडाल में देखा, कैटरिंग साइड में देखा, पार्किंग में देखा, लेकिन परी कहीं नहीं मिली। अब फैमिली में पैनिक फैलना शुरू हो गया था और इसी पैनिक को देखते हुए शादी में आए एक मेहमान ईश्वर सिंह शाह ने कांस्टेबल सुबोध शर्मा को फोन में परी की मिसिंग कंप्लेंट रजिस्टर करने को कहा। उस वक्त टाइम था 9:10। अगले सुबह 21 नवंबर को परी के फादर महेश चंद काठगोदाम रेलवे स्टेशन गए और परी की मिसिंग कंप्लेंट रजिस्टर करवाई। पुलिस ने मिसिंग कंप्लेंट में किडनैपिंग का केस डाला, वो भी अननोन लोगों के खिलाफ। और अब पुलिस ने एक्शन लिया। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, पूरी 8 टीमें बनाई गई परी को ढूंढने के लिए। सर्च ऑपरेशन हल्द्वानी से निकलकर यूपी तक पहुंचा, दिल्ली तक पहुंचा। परी कहीं नहीं मिली। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, 4 दिन हुए, 5 दिन हुए, लेकिन परी का कोई सुराग नहीं मिला। परिवार टूट चुका था और पूरा शहर प्रोटेस्ट कर रहा था। तभी 5 दिन बाद 25 नवंबर को एक फोन कॉल आया। पच्चीस दिसंबर 2014 को एसएचओ राजेश कुमार यादव के पास एक फोन कॉल आया। फोन करने वाला शख्स पुलिस टीम का हिस्सा नहीं था, वो था निखिल चंद, परी का कजिन भाई। निखिल चंद ने पुलिस को बताया कि एक छोटी बच्ची की बॉडी गोला रिवर के जंगलों में पड़ी है और निखिल ने जो लोकेशन बताई वो वेडिंग वेन्यू से 600 से 700 मीटर दूर थी। अब जरा सोचिए, पुलिस की 8 टीमें 5 दिन तक उस 600 मीटर के एरिया को क्यों नहीं छान पाई?
और सबसे बड़ा सवाल, निखिल चंद्र को कैसे पता चला कि बॉडी वहां पर है? क्या उसने वहां कुछ देखा था या उसे भी किसी ने लोकेशन बताई थी? आपको लग रहा होगा कि ये निखिल चंद्र इन्वेस्टिगेशन का मेन विटनेस है, पुलिस ने इससे इन्वेस्टिगेशन की होगी, पुलिस ने निखिल चंद्र को विटनेस बनाया होगा। लेकिन नहीं, और यही इस केस का सबसे शॉकिंग पार्ट है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अकॉर्डिंग निखिल चंद्र से कभी कोई पूछताछ नहीं की गई और ना ही उसे कभी विटनेस बनाया गया, ना ही उसे इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया गया, ना ही उसे कभी किसी भी कोर्ट में लाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीर चूक नहीं बल्कि कैलकुलेटेड फेलियर माना। कहा कि इन्वेस्टिगेशन में ये जानबूझकर किया गया फेलियर है। पुलिस ने जानबूझकर उस विटनेस को छोड़ दिया जिसने सबसे पहले बॉडी देखी। लेकिन ऐसा क्यों? ये राज आज भी राज बनकर रह गया। पुलिस की टीम और फैमिली के कुछ मेंबर निखिल की बताई हुई लोकेशन में पहुंचे और उस डेड बॉडी को देखकर कंफर्म किया कि ये बॉडी परी की है। इसके बाद सब इंस्पेक्टर शांति कुमार ने बॉडी को रिकवर किया और सब इंस्पेक्टर सुमन पंत ने बॉडी की इंक्वेस्ट रिपोर्ट तैयार की। अब बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। डॉक्टर CP भेजौड़ा ने पोस्टमार्टम किया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सबको दहला दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग परी की मौत शॉक और हैवी ब्लीडिंग से हुई। मतलब परी को ब्रूटल सेक्सुअली असॉल्ट किया गया और ब्लंट फोर्स ट्रामा दिए गए। और इसके बाद पुलिस ने FIR में कुछ नए सेक्शन ऐड किए। पुलिस ने FIR में IPC की धारा 363 किडनैपिंग के लिए, 376 रेप के लिए, 302 मर्डर के लिए, 201 सबूतों को मिटाने के लिए और पॉस्को एक्ट का सेक्शन 4 इम्प्लीमेंट किया, जिससे कि केस और ज्यादा मजबूत बनने लगे। लेकिन यहाँ एक रेड फ्लैग था जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हैवी ब्लीडिंग हुई, लेकिन क्राइम सीन में जहाँ बॉडी मिली वहाँ ब्लड के कोई निशान नहीं थे। तो ब्लड कहाँ गया? क्या मर्डर कहीं और हुआ था? पुलिस ने इन सवालों पे ध्यान नहीं दिया क्योंकि उन पे प्रेशर था और उन्हें एक्यूज्ड का चेहरा मिल चुका था। पूरी केस की इन्वेस्टिगेशन का जिम्मा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर विपिन चंद्र पंत को सौंपा गया और उनकी नजर घूमी एक शख्स पे, अख्तर अली पे, जिसके कई नाम थे। अख्तर अली अख्तर, राजा उस्ताज। कहानी ये थी कि अख्तर अली को 20 नवंबर 2014 को जिस दिन क्राइम हुआ उस दिन एक डंपर ट्रक के मालिक शंकर दत्त पडलिया ने अपने वहां ड्राइवर की जॉब दी थी और अख्तर अली की जॉब की सिफारिश लगाई थी प्रेम पाल वर्मा ने, जो पहले से ही एक ट्रक ड्राइवर था। अब अगले ही दिन 21 नवंबर 2014 को अख्तर अली अपने मालिक डंपर ऑनर से 3000 रुपए एडवांस में मांगता है, ये बोल के कि उसे रेंट देना है। लेकिन पैसे लेकर अली अख्तर गायब हो जाता है और अपना फोन भी स्विच ऑफ कर देता है। पुलिस के लिए ये ओपन एंड शट थ्योरी थी, एक नया आदमी का आना, पैसे मांगना और गायब हो जाना। और ये बिल्कुल उसी वक्त जिस वक्त शहर में एक छोटी बच्ची गायब थी। पुलिस को लगा कि यही अपराधी है। लेकिन जब 11 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने डंपर ओनर शंकर दत्त का बयान रीचेक किया तो ये सारी थ्योरी बिखर गई। शंकर ने पुलिस को अख्तर अली की गायब होने वाली बात मर्डर के 2-3 दिन बाद बताई थी। अगर शंकर को सच में अख्तर अली पे शक होता तो वो उसी दिन पुलिस को सब बता देता, खासकर तब जब वो खुद परी को ढूंढने में लगा था। शंकर ने यह भी बयान दिया था कि वो अख्तर अली को पहले से जानता था। उसका कहना था अख्तर अली पहले मनीष गौर के वहां डंपर चलाता था, लेकिन जब कोर्ट में मनीष गौर को लाया गया तो उसने अख्तर अली को जानने से मना कर दिया। उसने कहा कि मेरा एक ही ड्राइवर है जो 10-12 साल से मेरे साथ काम कर रहा है, उसका नाम है प्रेम पाल वर्मा, मैं किसी अख्तर अली को नहीं जानता। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला कि शंकर दत्त की गवाही भरोसे के लायक है नहीं। लेकिन 2014 में पुलिस के अकॉर्डिंग पुलिस को अपना सस्पेक्ट मिल चुका था और अब शुरू हुआ सबूत इकट्ठा करने का सिलसिला।
अब पुलिस पे प्रेशर था, उनको रिजल्ट देना था और उन्होंने रिजल्ट दिया भी। बॉडी मिलने के 2 दिन बाद 27 नवंबर 2014 को पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बोला कि हमने कातिल को पकड़ लिया। पुलिस के अकॉर्डिंग उनके पास 3 सबूत थे। सबूत नंबर 1, पुलिस ने बताया कि हमने अख्तर अली के मोबाइल को सर्विलेंस में रखा था। हम उसकी लोकेशन ट्रैक कर रहे थे। वो हल्द्वानी से दिल्ली गया, दिल्ली से लुधियाना गया और हमारी स्पेशल टास्क फोर्स के हेड योगेश कुमार ने उसे लुधियाना के गुरु अमरदास कॉलोनी के पास के बाजार सेठी मार्केट से पकड़ा। पुलिस के अकॉर्डिंग अख्तर अली के पास हल्द्वानी से दिल्ली तक का एक ट्रेन टिकट भी मिला। अब इस स्टोरी के बाद मीडिया ने पुलिस की वाहवाही की, जनता का गुस्सा थोड़ा ठंडा पड़ा। सबको लगा ये एकदम सुपर कॉप वाला पुलिस मूवी का सीन हो गया कि पुलिस ने 2 दिन के अंदर कातिल को अरेस्ट कर लिया, वो भी सबूतों के साथ। लेकिन ये पूरी कहानी सुप्रीम कोर्ट में झूठी साबित हो गई। जब 11 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने सारे रिकॉर्ड, सारी गवाही दोबारा चेक की, तब पता चला कि टेलीफोन कंपनी के नोडल ऑफिसर ने गवाही दी थी कि उन्होंने कॉल रिकॉर्ड जनवरी 2015 के निकाले थे, अरेस्ट के 2 महीने बाद के। अब जरा सोचो, नवंबर 2014 को पुलिस ने एक आदमी अख्तर अली को उसके फोन डेटा के बेस में अरेस्ट करने का दावा किया था, जो डेटा खुद पुलिस को 2 महीने बाद जनवरी 2015 को मिला। अब इसी बेस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये सबूत फॉल्स और विदाउट फाउंडेशन है, मतलब झूठा और बेबुनियाद सबूत है। इतना ही नहीं, कोर्ट के अकॉर्डिंग अरेस्ट की पूरी कहानी फर्जी थी। पुलिस की टीम की लुधियाना जाने की कोई जनरल डायरी भी नहीं थी, ना ही कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड थे। ऊपर से अख्तर अली को जब अरेस्ट किया तब लुधियाना के कोई भी लोकल विटनेसेस नहीं थे, जो कि इस केस में होने चाहिए थे। और सबसे बड़ी बात, जिन मोबाइल नंबर को पुलिस अख्तर अली का बता रही थी, उनमें से एक मोबाइल नंबर किसी लक्ष्मी का और दूसरा मोबाइल नंबर किसी मोहम्मद इकबाल का निकला और दोनों को कभी भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट नहीं बनाया गया और ना ही उन दोनों को कभी भी किसी भी कोर्ट में लाया गया। तो अगर अरेस्ट की कहानी झूठी थी तो उस अरेस्ट के दौरान मिली गई सारी चीजें, उनका क्या हुआ, जैसे कि कंबल, जैसे कि ट्रेन का टिकट। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने इशारा किया, अगर अरेस्ट ही मैनिपुलेटेड था तो बाकी रिकवरी पर हम कैसे विश्वास करेंगे। अब बात करते हैं सबूत नंबर 2 की, लास्ट सीन विटनेसेस की, कि परी को लास्ट टाइम किसने देखा और क्या क्या देखा। इस केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए चाहिए थे पुलिस को ऐसे विटनेसेस जो ये कह सके कि उनने लास्ट टाइम अख्तर अली को शादी वाली जगह पे देखा, और पुलिस को ऐसे विटनेसेस मिल गए। किशन सिंह बोरा, बाल कृष्ण और शहादत अली, इन तीनों ने ये बोला कि उन्होंने अख्तर अली को उस दिन नशे की हालत में देखा। लेकिन यहाँ पर भी एक केस था। सुप्रीम कोर्ट ने ये नोट किया कि तीनों गवाहों की गवाही कब ली गई। कोर्ट ने देखा कि तीनों गवाहों की गवाही 25 नवंबर को ली गई, क्राइम के 5 दिन बाद। और सबसे बड़ी बात, परी की बॉडी मिलने के तुरंत बाद उनकी गवाही ली गई। कोर्ट ने कहा 5 दिन देरी से आए ये सारे गवाह डाउट क्रिएट कर रहे हैं, और कोर्ट ने ये कहा कि ये लास्ट सीन वाली थ्योरी केस को मजबूत करने के लिए गढ़ी गई है, जो कि कोर्ट को बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं लग रही थी। आप लोग ध्यान दो, ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन के लूप होल्स हैं, सुप्रीम कोर्ट में एक्सपोज हो रहे हैं। और अब आते हैं सबूत नंबर 3 पे। पुलिस ने एक और रिकवरी दिखाई थी। पुलिस के अकॉर्डिंग जब अख्तर अली के कहने में जंगल में विजिट किया तो उन्हें वहां पर परी का हेयर बैंड मिला, लेकिन इसमें भी 2 प्रॉब्लम सामने आई। परी के फादर की अफेयर के अकॉर्डिंग परी के बॉयकॉट हेयर थे, उन्होंने हेयर बैंड का जिक्र उस अफेयर में नहीं किया और ना ही उस टाइम पुलिस ने कुछ पूछा। और सब इंस्पेक्टर सुमन पंत ने जो रिकवरी मेमो बनाया है, जिसको आप रिटर्न रिकॉर्ड मान के चलो कि रिकवरी के सारे रिकॉर्ड जो भी मिला है एक रिटर्न डॉक्यूमेंट में होते हैं विद डेट के साथ, उस मेमो में भी रिकवरी का कोई डेट मेंशन नहीं की थी। इन सब को देखते हुए अब सुप्रीम कोर्ट में केस बिखर रहा था। अरेस्ट झूठा लग रहा था, गवाह बनावटी लग रहे थे और रिकवरी डाउटफुल लग रही थी। अब प्रोसिक्यूशन के पास बचा था एक मेन पॉइंट जो इस केस का बेस था, जिसके दम में ये केस जीता जा सकता था और शायद परी को इंसाफ मिल सकता था। वो पॉइंट था डीएनए रिपोर्ट।
उन्हें लगा कि इसके बाद केस बंद हो जाएगा, हम केस जीत जाएंगे, लेकिन डीएनए रिपोर्ट के बाद पूरा केस तबाह हो चुका था। मार्च 2015 को देहरादून की लैब से डीएनए रिपोर्ट आती है। डीएनए मैच कंफर्म होता है, अख्तर अली का डीएनए मैच करता है। पुलिस को लगा अब अख्तर अली को कोई नहीं बचा सकता, लेकिन 11 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब डीएनए रिपोर्ट को देखा, उसका रिव्यू किया, तो उन्होंने सिर्फ डीएनए रिपोर्ट नहीं देखी, उन्होंने देखा उस एक्सपर्ट को जिसने डीएनए रिपोर्ट बनाई थी। ये डीएनए एनालिसिस किया था डॉक्टर मनोज अग्रवाल ने, और जब कोर्ट ने मनोज अग्रवाल की क्वालिफिकेशन पूछी तो कोर्ट के होश उड़ गए। जजमेंट के अकॉर्डिंग डॉक्टर अग्रवाल ने कोर्ट के क्रॉस एग्जामिनेशन में ये माना कि उनकी क्वालिफिकेशन एमएससी और पीएचडी है, वो भी बॉटनी में। जी हाँ, बॉटनी में। वनस्पति विज्ञान का एक्सपर्ट ह्यूमन डीएनए को एनालिसिस कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि बॉटनी एक्सपर्ट और ह्यूमन डीएनए प्रोफाइलिंग का दूर दूर से कोई मैच नहीं है। कोर्ट ने ये कहा कि डीएनए प्रोफाइलिंग एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग डॉक्टर अग्रवाल की क्वालिफिकेशन डाउटफुल लग रही है। उन्होंने इसको डाउट में रखा, लेकिन ठीक है, अगर हम इनकी क्वालिफिकेशन को साइड में रखते हैं तो कोर्ट ने एक चीज और नोटिस की। कोर्ट ने देखा कि इस डीएनए रिपोर्ट के रिजल्ट भी साइंटिफिकली इम्पॉसिबल लग रहे थे और गलत लग रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस द्वारा सबमिट की गई डीएनए रिपोर्ट का रिजल्ट चेक किए और कोर्ट ने पाया कि विक्टिम के सर्विकल स्वैब में सीमम तो मिला, लेकिन उसी बॉडी से उसी वक्त लिए गए वेजिनल स्वैब में कोई सीमम नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बेसिक बायोलॉजी के खिलाफ है, और कोर्ट ने कहा कि इसे समझने के लिए हमें कोई रॉकेट साइंस नहीं जाननी, कि अगर सीमन सर्विक्स तक पहुंचा तो उसे वेजाइना से होकर ही गुजरना पड़ेगा। बॉडी के दोनों जगह से सैंपल लिए गए, बट एक जगह सीमन मिला और दूसरी जगह नहीं मिला। यहाँ पर पुलिस द्वारा दी गई डीएनए रिपोर्ट में लापरवाही दिख रही थी, जो परी को जस्टिस दिलाने के फेवर में बिल्कुल नहीं थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये डीएनए रिपोर्ट कल्पना से परे है, अकल्पनीय है, और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि डीएनए के साथ या तो छेड़छाड़ की गई है या इसको प्लांटिंग की गई है। इसके बाद कोर्ट ने चेन ऑफ कस्टडी को देखा। ये वो चीज होती है जिसमें ये डॉक्यूमेंटेड किया जाता है कि एविडेंस कब, कहां, कैसे पहुंचा, और इस केस में सैंपल्स अक्यूज्ड से डॉक्टर संजीव को पहुंचे। फिर इन सैंपल्स को लैब तक कांस्टेबल आशुतोष कुमार ने डिपॉजिट किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि एविडेंस 26 से 27 नवंबर के बीच गायब थे, उनका कहीं रिकॉर्ड नहीं था। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये वही दिन था जब अख्तर अली को अरेस्ट करने की स्टोरी पुलिस बताती है। अब आप देखो कि उस नन्ही परी को जस्टिस दिलाने के बजाय पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कितनी गलतियां करती है। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से इस पूरे केस को ही झूठा मान लिया। अगर आप सीरियस में परी को इंसाफ दिलाना चाहते थे तो आप अपने सारी इन्वेस्टिगेशन पॉइंट को स्ट्रांगली प्रेजेंट करते, उन्हें वेरीफाई करते, जो कि नहीं किया गया। लेकिन उन दो कोर्ट्स का क्या जिन्होंने अख्तर अली को अक्यूज्ड माना और फांसी की सजा दी थी? थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं। पुलिस की सेम इन्वेस्टिगेशन के बेस में 11 मार्च 2016 को अख्तर अली को हल्द्वानी की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई, और प्रेमपाल को अपराधी को पनाह देने के बेस पे 7 साल की सजा सुनाई। और तीसरा अक्यूज्ड जूनियर मासी, जिसपे कोई सबूत नहीं मिला, उसको बरी कर दिया गया। तब सबको लगा इंसाफ मिल गया, इसको जस्टिस मिला। कोर्ट ने इसे रियरेस्ट ऑफ रियर केस माना। इसके बाद अख्तर अली ने सेम इन्वेस्टिगेशन को, सेम फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया, लेकिन हाई कोर्ट ने 18 अक्टूबर 2019 को अपने फैसले को कायम रखा। उन्होंने कहा कि अख्तर अली को फांसी की सजा जरूर देनी चाहिए। अब अख्तर अली 2 कोर्ट में कातिल माना जा चुका था, लेकिन ऐसा क्यों? शायद पब्लिक प्रेशर के चलते, शायद मीडिया के जोर के चलते, या शायद
शायद क्राइम इतना ब्रूटल था कि हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन को ठीक ढंग से चेक नहीं किया और अख्तर अली को फांसी की सजा सुना दी, या फिर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में इतना भरोसा किया और डीएनए रिपोर्ट में इतना भरोसा किया कि अख्तर अली को फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन फिर परी मर्डर केस पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट में और 10 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को एकदम उलट कर देता है। बेंच पर बैठे थे जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता। अक्यूज्ड यानी अख्तर अली जिसने अपील डाली थी सुप्रीम कोर्ट में, उनकी जो वकील थी वो थी मनीषा भंडारी, और दूसरी तरफ स्टेट जो परी का केस लड़ रहे थे उनकी वकील थी वंशजा शुक्ला। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाती है और सारे आरोपियों को बरी कर देती है। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि शायद सुप्रीम कोर्ट ने वो देखा जो बाकी दो कोर्ट नहीं देख पाए। सुप्रीम कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन के सारे लूपहोल्स को एक एक करके पकड़ लिया। सबसे बड़ा विटनेस निखिल चंद का गायब होना, कोर्ट में नहीं आना, लुधियाना अरेस्ट की कहानी को फर्जी बोल देना, लास्ट सीन वाले गवाह सुप्रीम कोर्ट को बनावटी लगे और डीएनए रिपोर्ट बहुत डाउटफुल लगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि अगर मामला साफ नहीं है और ये समझने में शक हो रहा है कि आरोपी दोषी है या नहीं, तो फैसला आरोपी के हक में होना चाहिए। और यहाँ तो डाउट ही डाउट थे, क्योंकि ये पूरी इन्वेस्टिगेशन परी को जस्टिस दिलाने के लिए लगी नहीं रही थी। कोई भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एक्सपर्ट परी को जस्टिस दिलाने के लिए सीरियस नहीं थे, खासकर इन्वेस्टिगेशन और जजेस के जजमेंट से तो यही लगता है। इन्वेस्टिगेशन ने सुप्रीम कोर्ट को कंफ्यूज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने अख्तर अली और प्रेमपाल वर्मा को बाइज्जत बरी कर दिया। लेकिन जब ये सब हो रहा था तब हमारी पॉलिटिक्स कहाँ थी, क्योंकि प्रेशर देना तो उन्हीं ने ही स्टार्ट किया था। 2014 में जब हंगामा शुरू हुआ तब सीएम हरीश रावत बहुत प्रेशर में थे। तब अपोजिशन के नेता अजय भट्ट ने उनकी सरकार को विधानसभा में इस मुद्दे पे घेर लिया था। जल्दबाजी में सीएम रावत 10 लाख का कंपनसेशन परी के फैमिली मेंबर्स को देने का वादा करते हैं, लेकिन परी के फैमिली वाले 10 लाख का कंपनसेशन रिजेक्ट कर देते हैं। वो ये बोलते हैं कि हमें पैसे नहीं, हमें इंसाफ चाहिए। इसके बाद प्रेशर में सरकार वादा करती है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे, मेमोरियल बिल्डिंग्स बनेंगी और स्कूल्स का नाम परी पे रखा जाएगा। लेकिन इन 11 सालों में सिर्फ एक वादा पूरा हुआ। वो वादा था कि स्कूल का नाम चेंज करना। फिर थोड़ा करके इंजीनियर कॉलेज का नाम चेंज करके रख दिया गया नन्ही परी सीमांत इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, बाकी कुछ भी नहीं। इस केस की ट्रेजेडी ये भी है कि 11 सालों में 6 बार सरकार बदली। पहले कांग्रेस आई, फिर बीजेपी आई, फिर बीजेपी के 3 सीएम बदले और ये केस एक ऐसा केस बन गया जिसकी जिम्मेदारी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं लेना चाहती थी। और 2025 में जब इस केस का फैसला आया तो फैसला परी के फेवर में नहीं था। पब्लिक में फिर गुस्सा पैदा हुआ और फिर सीएम पुष्कर सिंह धामी रिव्यू पिटीशन का प्रॉमिस कर देते हैं। एक ऐसा प्रॉमिस जो कानूनी तौर पे बहुत कमजोर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में एरर निकालना एक बहुत बड़ा इम्पॉसिबल टास्क है। कानून, पॉलिटिक्स, एविडेंस, इन सब के बीच हम उस परिवार को भूल जाते हैं जिन्होंने परी को खोया। जो पिता 11 साल से ये सोच के उड़ रहा था कि उसकी बेटी परी के कातिल जेल में है, अचानक 11 साल बाद उसे मीडिया से पता चलता है कि परी के कातिलों को बरी कर दिया गया। उस पिता को कैसा लग रहा होगा जब उसने सुना होगा कि सारी इन्वेस्टिगेशन फेल हो गई। अगर परी के कातिल ये नहीं तो कौन है? क्या कातिल आज भी आजाद हैं? परी के फादर को कभी भी कोर्ट हियरिंग की खबर नहीं दी गई और ये इस सिस्टम का सबसे बड़ा धोखा है। इस परिवार ने सिर्फ अपनी बच्ची नहीं खोई, इन्होंने इंसाफ से विश्वास खो दिया। और ये हुआ क्यों? क्योंकि इस सिस्टम में कुछ बेसिक लूपहोल्स थे, जैसे कि जब पुलिस पे केस सॉल्व करने का दबाव होता है तो सच से ज्यादा कंक्लूजन पे ज्यादा फोकस होता है। इन्वेस्टिगेशन में इतनी बड़ी गड़बड़ियां होने के बाद किसी भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या एक्सपर्ट को कोई सजा नहीं मिली और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ऐसी गलतियां आगे भी होती रहेंगी। तो ये केस हमें क्या सिखाता है? ये केस हमें सिखाता है कि अच्छा इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर ही रियल जस्टिस है, क्योंकि कोर्ट के फैसले का ये मतलब नहीं कि अख्तर अली बेगुनाह है। उसका ये मतलब है कि प्रोसिक्यूशन अपना पॉइंट स्ट्रांगली नहीं रख पाया। अगर अख्तर अली असली कातिल नहीं था तो 7 साल की परी चंद का असली कातिल कौन था और कहाँ है?